अब आपके पास शो हो रहा होगा। यस सर। ठीक है जी, यही प्रोग्राम जो है इसको मैं लिखूंगा और इससे पहले मैं उस इक्वेशन को लिखता हूँ जो इक्वेशन हम बनाना चाह रहे हैं। वो इक्वेशन है हमारी असल में y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 4 cos x प्लस 1/4x। ठीक है जी, इसको हम लिखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम इसका जो है वो हम लिखना चाह रहे हैं। वो कैसे लिखेंगे वो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हैशटैग इंक्लूड सबसे पहले हमारे पास आएगा जी हैशटैग। जैसे आप स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते हैं, हैशटैग इंक्लूड और साथ क्या होता है आपके पास आईओ स्ट्रीम को आप इंक्लूड करते हैं, आईओ स्ट्रीम। ठीक है जी, और इसके आगे आप क्या करते हैं बाद में, यूजिंग नेम स्पेस और एसटीडी। ये आपके पास स्टैंडर्ड है, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप स्टार्ट यहीं से करेंगे। इसके बाद जो तीसरी लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है जी, तीसरी लाइन में हमने क्या करना है, हमने ये है जब आपने सिंपल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाना हो या आपने स्ट्रिंग्स लिखनी है या कैरेक्टर्स लिखने हैं। जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के साथ आपने एक लाइब्रेरी और एक्सेस करनी होती है। वो लाइब्रेरी क्या है, वो लाइब्रेरी होगी आपकी हैश इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ के नाम की आपके पास जो लाइब्रेरी है वो आपने एक्सेस करनी होती है। तो अब मेरे पास जो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा, जैसे कॉस लिखता हूँ, साइन लिखता हूँ, तो वो वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या करेंगी, एवेल्युएट करके देगा। अगर मैं इसको नहीं लिखता, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, यानी हैशटैग इंक्लूड सी मैथ को मैं नहीं लिखता, तो ये क्या होगा, ये आपके पास जब आप इसको प्ले करेंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को, तो आपके पास एरर आएगा, क्योंकि कॉस तो ये COS एक क्या पड़ेगा, स्ट्रिंग पड़ेगा, यानी आपके पास वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, वो आपके पास फंक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा। तो कॉस को फंक्शन के तौर पे यूज करने के लिए आपको सी मैथ की लाइब्रेरी को एक्सेस करना पड़ता है। और जब आपने कोई भी लाइब्रेरी एक्सेस करनी होती है प्रोग्रामिंग में, तो आप क्या करते हैं, हैशटैग इंक्लूड के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एंड मेन होता है और मेन के आगे चूंकि फंक्शन होता है इसलिए दो ब्रैकेट्स आती हैं हमारे पास। इसके बाद क्या होता है, जब आप ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स शुरू हो जाता है। तो वो कैसे लिखेंगे सिंटैक्स, उसमें हमारे पास अगर हम हमारे पास अगर हम इनको होल नंबर्स को यूज करना चाह रहे हैं तो हमारे पास होता है कि हम INT के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं वेरिएबल्स को, और अगर हम इशारिये में यानी पॉइंट्स के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो हम फ्लोट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेरिएबल्स को। तो हम ऑन सेफ एंड जो है वो फ्लोट के साथ आपके पास क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेरिएबल्स को। तो चूंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक y है और एक x है। तो इन दोनों वेरिएबल्स को आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को फ्लोट के फंक्शन के साथ डिफाइन करता हूँ, फ्लोट, और साथ में लिखता हूँ जी x, और फिर है मेरे पास कॉमा y। तो ये मेरे पास क्या हो गए, दोनों के दोनों आपके वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन हो गए। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को यूज करते हुए आपने क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। तो जब हम प्रोग्राम की तरफ देखें तो वो प्रोग्राम असल में है क्या, अगर हम सबसे पहले यूजर से वैल्यू लेनी चाह रहे हैं x की, क्योंकि जब आप x यूजर से लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यूज आएंगे। अभी x को आप सादा लिख देंगे सिंपल, तो वो प्रोग्राम तो आपके पास बन जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू कोई नहीं आएगी। तो उसकी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो जब आपने यूजर से वैल्यू लेनी हो तो आप क्या करते हैं, आप सी आउट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और सी आउट के बाद क्योंकि मैं ये लिखना चाह रहा हूँ एंटर द वैल्यू ऑफ x, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ठीक है, उसके बाद जो ये वैल्यूज पुट करेगा x की, जो यूजर है आपका वो वैल्यू अगर x की पुट करता है
लेट्स सी वो 45 पुट करता है, 3 पुट करता है, 4 पुट करता है, जो भी पुट करता है, तो आपने वो वैल्यू अब कहाँ पे स्टोर करवानी है, वो वैल्यू आपने देनी है इस कंप्यूटर को यानी प्रोग्राम को। तो वो आपके पास cn की कमांड होती है जिसके थ्रू वो वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाती है। तो ये आपके पास वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है जी। अब ये वैल्यू स्टोर होगी, इसके बाद आपने लिखना है ये जो ऊपर वाला फंक्शन है, जो इक्वेशन है, इसका ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, अगर मैं इसको मैं कलर और कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करने में ज़रा आसानी रह जाए, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या किया है कि आपके पास ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं और इस इक्वेशन का लिखना है। इसके बाद आपने इस इक्वेशन को लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू आप ब्रैकेट शुरू करें, पावर का मतलब होता है x रेज टू पावर 5 है, तो इसके लिए पावर का फंक्शन यूज होता है। p और w इसका शॉर्ट एब्रीविएशन होता है। तो p और w लिखेंगे तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली पूछेगा कि वेरिएबल पहले डिसाइड करें जिसकी आपने पावर लेनी है, और कितनी पावर लेनी है आप वो बता दें। हम x की पावर कितनी लेना चाह रहे हैं, 5 तक लेना चाह रहे हैं, तो x हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया और उसके बाद हमने रेज टू पावर 5 जो है 5 आपका बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद है प्लस का साइन, और प्लस के बाद आपने क्या करना है, दोबारा ब्रैकेट शुरू करनी है ताकि आपकी हर एक डिस्टिंग्विश रहे, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एक्सेस करने में इजी हो आपके पास। आप जितनी ब्रैकेट्स यूज करना चाहें उतनी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ब्रैकेट आप स्टार्ट में लगाएंगे उतनी ही ब्रैकेट आपको बंद भी करने पड़ेंगी, वरना एरर आएगा और वैल्यूज ठीक नहीं आएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है कॉज एक्स के साथ। तो 4 और मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था स्टेरिक यूज होता है कॉज। अब अगर आप कॉज यूज करेंगे तो चूंकि हमने सी मैथ की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, ये कॉज ही ज्यूम होगा, COS से ज्यूम नहीं होगा। कॉज ऑफ व्हाट वेरिएबल वी आर गोइंग टू वैल्यूएट, दैट इज बेसिकली x, तो कॉज ऑफ x आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। अब मैंने ब्रैकेट को किया क्लोज, प्लस आपके पास जो लास्ट एक्सप्रेशन बचता है वो है 1/4x, वो है आपके पास 1/4x। तो 1/4x को कैसे लिखेंगे, आपके पास मैं एक ब्रैकेट इसके अंदर और लिखता हूँ जिसमें 1 डिवाइडेड बाय, या इस तरह से कर लें, मैंने 1 लिखा फिर डिवाइडेड बाय। अब मैं इस ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड विद x, क्योंकि जो x है वो आपके पास डिनोमिनेटर में है। यहाँ अगर आप देखें तो ये जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, कर्सर में आपको पता चल रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन लास्ट है ये 1/4x है, तो डिनोमिनेटर में लिखने के लिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, ठीक है जी, और एक जो पहले वाली ब्रैकेट थी उसको मैंने किया क्लोज। अब मेरे पास ये फंक्शन बन गया। अब मैंने आउटपुट देनी है, तो आउटपुट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सी आउट लिखना पड़ेगा। सी आउट के बाद आप जो भी सिंटैक्स लिखना चाहें वो इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तो वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है जी, देन x इज इक्वल टू, यहाँ तक आ गया। अब x की वैल्यू हमने क्या किस में स्टोर करवाई है, x वेरिएबल में। तो आप क्या करेंगे, ये जो cn, ये जहाँ पे आपने स्टोर करवाई थी, इसके बाद आप क्या करेंगे जी, वो वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देंगे। x की वैल्यू जो भी पुट करेगा यूजर, तो वो आ जाएगी द वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हेन, फर्स्ट करें यूजर ने अगर 25 डिग्री पुट किया था, 25 पुट किया था, व्हेन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूँ तो वो x की वैल्यू जो है वो रिकॉल हो जाएगी, और रिकॉल होने के बाद आपके पास यहाँ वो वैल्यू आ जाएगी व्हेन x इज इक्वल टू 25। और इज आगे मैं लिखना चाह रहा हूँ, इज तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इसके बाद मैं आउटपुट देनी चाह रहा हूँ इस फंक्शन की, जो मैंने अभी लिखा है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो y के इक्वल होती है, इज इक्वल टू y, और इसको क्या कर देंगे आप, एंड एल कर देते हैं। तो एंड एल का मतलब होता है ये लाइन एंड हो जाएगी। ये आपके पास बन गया पूरे का पूरा प्रोग्राम। और इसके बाद आप इसको क्या करते हैं, आप इसको करते हैं क्लोज प्रोग्राम की ब्रैकेट को, और इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास ये प्रोग्राम रन होगा और इसके आउटपुट आना शुरू होगा, ठीक है जी। इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। फाइनल में यही लेक्चर और इससे पिछला लेक्चर वहाँ से इंक्लूडेड होगा। किसी को अगर नहीं समझ लगी तो पूछ लें, मैं बता दूँ। सर ये लास्ट जो सी आउट लिखा है वो तो बता दें दोबारा। जी, सी आउट में असल में मैं
जो चीज़ अंग्रेजी में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ वो मैं क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा। जैसे ये चीज़ जो है ना, ये यहाँ से लेके, सॉरी, अगर मैं इसको किसी और कलर में करूँ तो यहाँ तक, फर्ज करें मैं इसको कर देता हूँ जी, लेट्स सी, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये वाली जो चीज़ है ये अंग्रेजी है। ये अंग्रेजी जब आप इसी की इस तरह से लिखवाना चाहें सी आउट में तो ये इन्वर्टेड कॉमास में आती है। डबल इन्वर्टेड कॉमास इसलिए है कि हम इसकी स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, एक आपके पास सेंटेंस है, इसलिए आपने ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। ठीक है जी। इसके बाद आप ये वैसे की वैसे आउटपुट पे आएगी, द वैल्यू ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू। अब आप x की वैल्यू आगे लिखना चाहेंगे ना, तो वो कैसे आएगी? वो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये वही x है जो आपने कहाँ से लिया था, वो वैल्यू जब आपको यूजर ने, जब आपने सबसे पहले ये वाली लाइन जो थी एंटर द वैल्यू ऑफ x इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इस लाइन के अगेंस्ट यूजर ने जो वैल्यू दी थी वो आपके पास क्या आई थी? वो आपके पास आई थी x में स्टोर हुई थी। तो x को आपने यहाँ पे रिकॉल कर लिया, वही वैल्यू, सेम वैल्यू आ जाएगी। इज इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, किस में आपके पास आ जाएगा, ये इंग्लिश में वैसे का वैसे लिखा आ जाएगा। इज इक्वल टू, इक्वल टू ये जो वाला हमने फंक्शन लिखा है, इज इक्वल टू वाई। वाई क्यों? वाई इसलिए कि ये जो फंक्शन लिखा है ये खुद ब खुद वैल्यू वैल्यूएट करके, यहाँ पे सेमीकोलन में था, तो ये खुद ब खुद वैल्यू आपकी वैल्यूएट करके क्या कर देगा, वाई में यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है जी, समझ लग गई अब आपको? जब आप इसको रन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जी सर, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें काइंडली। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, बताएं बताएं। तो जो ऊपर इक्वेशन खोलना हो, जो y है इक्वल, जी जी, वो अच्छा, ऊपर मैं इक्वेशन, हाँ जी, मैं इक्वेशन खोल, ये इक्वेशन है सर। सर अगर y की जगह x आ जाए तो फिर क्या करेंगे? दोनों साइड पे x आ जाए। नो नो सर, ये इक्वेशन इस तरह बनेगी, x इक्वल है y की 4 प्लस, हाँ जी, फिर और ये होगा, हाँ जी मैं समझ गया हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे x हो और राइट साइड पे आपके पास y हो और ये Yes. सारा एक्सप्रेशन y की टर्म्स में लिखा हो, यस तो सर, आपने करना ये है कि ये जहाँ पे आपके पास यहाँ पे y है ना, तो आप इसको x करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y की टर्म्स में आप इसको सारे का सारा लिखेंगे, और जो आप वैल्यू लेंगे वो भी आप y में स्टोर करवाएंगे, x में Yes. स्टोर नहीं करवाएंगे। यस सर, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। हाँ, सर, अगर ऐसा होता है कि y की कुछ वैल्यूज इधर लिखी हुई हैं और कुछ इधर लिखी हुई हैं, x की कुछ वैल्यूज इक्वेशन के इधर लिखी हुई हैं, x की कुछ वैल्यूज इधर लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रीअरेंज करके y एक साइड पे करना है और x एक साइड पे करना है। यस सर, ठीक है जी। अभी और कोई क्वेश्चन है तो पूछें। यस सर। सर यहाँ पे लिखा है इंटर द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर y भी लिख सकते हैं? जी जी जी, y लिख सकते हैं आप। जब आप y करेंगे, ये जो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखे ना, ये सिर्फ ये समझ लें कि ये अंग्रेजी है जो डिस्प्ले होगी, ये ऐसे की ऐसे सामने आएगी आपके पास। ओके सर। सर यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन दिया है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई देते हैं क्वेश्चन, तो हम सेम ऐसे मेथड यूज करके इसको जो है वो प्रोग्राम रन कराएंगे? जी बिल्कुल, मेथड यही यूज होगा, लेकिन आपके पास जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। और फार्मूला आपने देख के फिर मैंने वो बताया है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आपके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सर सकता है। वो तो इक्वेशन के हिसाब से होगा ना? जी जी, इक्वेशन के हिसाब। बाकी राइट और हमने आपको ऐसे ही बताया- करना है। हाँ जी, आपको बताया जाएगा कि आपने इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको लेना है और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने किसको लेना है। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे फ्लोट लगाएंगे? हमने पढ़ा था ना डाटा के 4 टाइप होते हैं, फ्लोट, जी, जी। वहाँ फ्लोट हम डेसिमल नंबर के लिए ले रहे थे, यहाँ पे फ्लोट एक्स और वाई के लिए ले रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? जी मैं वही आपको बता देता हूँ। असल में आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इन दो वेरिएबल्स में आपके पास वैल्यूज आएंगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी और एक वाई की वैल्यू आएगी। अब आप या तो यूजर को ये बताएं कि आपने सिर्फ जो है वो आपने क्या करना है कि आपके पास जिसको हम कहते हैं, जब हम इंटीजर को यूज कर रहे हैं तो आपने इंटीजर ही पुट करना है। इंटीजर में सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, इशारे के बाद कोई चीज नहीं होती। ठीक है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इस तरह के अगर आप डिजिट्स उसको कह रहे हैं कि आप पुट करें, तो आप इस अंग्रेजी में साथ ही लिख दें कि यू हैव टू पुट इंटीजर, तो तब आप इसको इंटीजर के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ये वाला, इसको आप तब इंटीजर के साथ डिफाइन कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि हमने यूज़र को इस तरह लिमिट नहीं किया तो हो सकता है वो इशारिया में वैल्यू पुट कर दे, 25.5 पुट कर दे। तो तब बेटर अप्रोच ये है कि आप फ्लोट को यूज़ करें। जब आप फ्लोट को यूज़ करते हैं तो उसमें आपके पास जो इंटीजर वाले पोर्शन है वो भी कवर हो जाता है और इशारिया यानी पॉइंट के बाद वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है। ठीक है जी, समझ लगी आपको? जी सर, लगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो फ्लोट x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 करें तो उसको हाँ, 0 कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। 0 से मुराद ये है कि वो इनिशियल वैल्यू 0 से लेगा। ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में ना कि अगर आप y इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं डिफाइन करते हुए वेरिएबल को, तो तब आपके पास क्या होगा कि वो वैल्यू ही आपकी 0 से स्टार्ट करेगी। अगर ऐसे भी करते हैं तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये बताया गया होता है आपने 0 से वैल्यू स्टार्ट करनी है तो तब आपको x इज इक्वल टू 0 डिफाइन करना पड़ेगा। जी, और किसी का? जी जी बताएं। फिर हम लोग एक और चीज यूज करते हैं, रिटर्न 0, तो जी, फिर जी। उसका क्या मतलब होता है? वो मैं बता देता हूँ, वो इसके बाद आएगा एक प्रोग्राम, उसमें रिटर्न 0 आता है। उसमें रिटर्न 0 में आप सिंपल ये समझ लें कि वो प्रोग्राम जो है उसको एग्जिट कर दो, दोबारा वो आपको समझ लग जाएगी। जब हम इंटर प्रेस एनी की करते हैं तो वो बंद हो जाता है ना, आपके पास जो विंडो आई होती है आउटपुट वाली, जब आप उसको इंटर एनी की करते हैं तो वो आपके पास बंद हो जाता है। जब आप रिटर्न 0 लगाते हैं तो वो रिफ्रेश होकर आपके पास दोबारा शुरू से वैल्यूज आना शुरू हो जाती है। इस तरह का अरेंजमेंट। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर अगर दो वेरिएबल्स आ जाए, y इज इक्वल टू x की पावर 5 है और 4 cos z आ जाए, फिर हम दोनों x और z की स्कैन करवाएंगे वैल्यू। जी, आपने फिर 3 इंट्रोड्यूस करवाने हैं वेरिएबल्स ना। आपने जब डिफाइन करने हैं ना फ्लोट x y लिखा हुआ है, तो देन वी हैव टू यूज x y एंड z। z भी आपने इंट्रोड्यूस करवाना है और फिर z को यूज करना है। अगर आप z को डिफाइन नहीं करेंगे तो एरर आएगा। ठीक सर, थैंक यू। जी, और किसी? जी वालेकुम। सर अगर हमने जो ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, अगर उसे क्लोज ना करें तो एरर आएगा? जी जी बिल्कुल एरर आएगा। एरर ना भी आए तो आंसर गलत आएगा। हमने पावर फंक्शन की यहाँ पे स्किप कर दी थी। हाँ जी, सॉरी। हमने जो पावर फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कराई है ना ब्रैकेट, वो हमने क्लोज नहीं की इस प्रोग्राम में। मैं देख लेता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ। ये देखें, एक ये आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई। नो सर, जो पावर फंक्शन किया है ना वो वाली क्लोज नहीं किया हमने। अच्छा, वो देखें, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये देखें कि ये इसके जो शुरू वाली पावर है ना, चूंकि ये बिल्कुल लीनियर फंक्शन है ना, इसमें कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस नहीं हो रही, तो आप अगर इसको भी लहदा क्लोज करना चाहें तो कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने इस ब्रैकेट को यहाँ से शुरू किया है और यहाँ पे क्लोज किया। तब मैंने शुरू में स्टार्ट किया और सबसे एंड पे जाके इसको क्लोज किया। आप उससे पहले भी क्लोज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज दूसरा प्रोग्राम लिख लें। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, फर्ज करें ये आफाक हैं, इनसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बताएंगे? हाँ जी आफाक बताएं। जी बताएं, व्हाट इज योर नेम। सिंपल, अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज योर नेम। आफाक। और अगर मैं सर नेम भी पूछूं तो, जैसे मेरा यासिर नाम है और साथ में क्या लगता है, यासिर यासीन। ठीक है जी। अब आप बताइएगा। सर मोहम्मद आफाक। मोहम्मद आफाक। फर्ज करें आपका मोहम्मद जो है वो फर्स्ट नेम है और आफाक आपका सर नेम है। जी सर। ठीक है जी। अब एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो चीज आप देख लीजिएगा। इस चीज में हम करेंगे क्या कि हम इसी तरह जो आपका यूजर है, जब आप स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग असल में करता क्या है कि स्ट्रिंग आपका जो पहले वाला पोर्शन होता है ना नेम का, जब आप लिखते हैं स्पेस डाल के कोई भी चीज, तो वो उससे अगली चीज को इग्नोर कर देता है। जैसे अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ लग जाएगा। तो इस चीज को एलिमिनेट कैसे करते हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे।
अच्छा, इसकी कुछ चीज़ें लिखी रहने देते हैं ताकि बार बार ना लिखनी पड़े। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू शो द कंप्लीट नेम इंक्लूडिंग सर नेम ऑफ द कैंडिडेट। लाइक अगर मैं लिखना चाहूँ टू शो द कंप्लीट नेम ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडिंग सरनेम, इसमें सरनेम भी है। अब आप एक फंक्शन यूज करते हैं, वो यूज कैसे होता है, पहले उससे पहले आप अगर सिंपल नाम इंट्रोड्यूस करवाना, उसका नाम जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहें किसी भी यूजर का, तो आपने क्या करना है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम वैसे रह जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड आपका वैसे का वैसे रह जाएगा, इंट मेन का फंक्शन आपका वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपका अंदर वाला जो है ये चेंज होगा। ये चेंज कैसे होगा ये अभी देख लेते हैं। तो जब आपने इस तरह से यूजर से नेम लेना है और उसी को फिर डिस्प्ले करवाना है, तो नेम आपका किस में डिस्प्ले होगा, चार में डिस्प्ले होगा, कैरेक्टर में डिस्प्ले होगा, स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा, या फिर आपके पास इंटीजर या फ्लोट में डिस्प्ले होगा। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। ये मुझे रोल बल्कि उस्मान बशीर हैं, ये बताइएगा कि मैं अगर नेम डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा, फ्लोट यूज करूंगा, इंट यूज करूंगा, या फिर CHAR चार जिसको कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं वो यूज करूंगा। सर जी चार में आप कितना इंट्रोड्यूस करवाते हैं? जैसे आपका नाम है उस्मान, तो उस्मान में कितने कैरेक्टर हैं? सर 5। तो चार आप कब यूज करते हैं? जब आपने क्या करना हो, बताते जाएं साथ साथ ना, गलत बताएं कोई बात नहीं, लेकिन बताते जाएं। यस सर। तो चार आप कब यूज करते हैं? जब आपने कोई एक आधा कैरेक्टर जो है इसको डिफाइन करना हो और उसी को रिकॉल करना हो। यस सर। तो जब मैं उस्मान की बात करूंगा तो ये स्ट्रिंग बनेगी या चार बनेगा? सर 4। नहीं, देखिए मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ, चार है अगर मैं सिर्फ यू लिखना चाहूँ और यू ही डिस्प्ले करवाना चाहूँ। अगर मैं USMAN लिखता हूँ तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं, इनको इकट्ठा करेंगे तो स्ट्रिंग आती है। यस सर। तो आप बताइएगा कि मैं क्या लिखूं, स्ट्रिंग लिखूं या चार लिखूं? स्ट्रिंग आएगी, बिल्कुल स्ट्रिंग आएगी। जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लिखना चाहें और उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो स्ट्रिंग आता है। स्ट्रिंग के साथ आपने लिखना होता है वो वेरिएबल जिसके अंदर आपने ये सारा काम करना है। ये छोटा एस ना, ये देख लीजिएगा, वर्ड में लिख रहा हूँ इसलिए वो खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। तो मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद लेट्स सी मैं नेम लिखता हूँ, वो वेरिएबल जिसके अंदर मैं करना क्या चाहूंगा जी, मैं करवाना चाहूंगा इसके अंदर सारा कुछ स्टोर, नेम के अंदर, ठीक है जी। अब ये नेम है मेरे पास वेरिएबल जिसमें मैंने सारे ऑपरेशन करने हैं। अब सबसे पहले मैं यूजर से पूछता हूँ कि सी आउट, और अंग्रेजी लिखता हूँ तो अंग्रेजी लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा, एंटर योर नेम। यूजर को मैं कहता हूँ जी अपना नाम लिखें, एंटर योर नेम। जब ये लिखा जाता है तो यूजर क्या करता है जी, अपना नाम लिखता है और नाम लिखता है जी मोहम्मद आफाक या उस्मान बशीर, ठीक है जी। तो उस्मान और आगे क्या आएगा आपके पास, उस्मान के बाद होगा जी आपके पास एंटर योर नेम, और उस्मान के बाद लेट्स सी अगर आपके पास आ रहा है बशीर, तो बशीर और उस्मान के बाद अगर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ कि यूजर लिखता है जी उस्मान बशीर, ठीक है जी। तो उस्मान के बाद मैंने स्पेस डाली। तो जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो जब आप स्पेस डाल देते हैं उसके बाद अगर आप डिस्प्ले करवाएंगे नाम तो वो सिर्फ पहले वाला बताएगा, ये वाला उस्मान, अगले वाला नहीं बताएगा। जैसे अगर मैं इसी को लिखूं एंटर योर नेम, एंटर किया उसने नेम, तो सीन जो कब यूज होता है जब आप उसको स्टोर करवाना चाहें, मैंने सीन किया और सीन में मैंने कर दिया वही नेम और आगे मैंने लगा दिया जी सेमीकोलन। अब ये नेम के अंदर स्टोर हो गया और मैं ये अगर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो सी आउट नेम ऑफ द कैंडिडेट इज या योर नेम इज, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं योर नेम इज, बल्कि हम इस तरह ऊपर हमने कैंडिडेट का लिखा था तो द नेम ऑफ द कैंडिडेट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा जी, मुझे वो जो मैंने स्टोर करवाया है नेम के अंदर उसको रिकॉल करना पड़ेगा। ये मैंने उसको रिकॉल कर दिया, ठीक है जी, ये रिकॉल हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एंड एल करता हूँ
तो एंड एल आपका ये लाइन खत्म कर देगा। उसके बाद मैंने लगाया सेमी कॉलन। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो सिर्फ उस्मान आएगा, बशीर साथ लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, स्पेस के बाद ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो अगर इस तरह का केस हो, उस केस में आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको गेट इन का फंक्शन कहते हैं, सॉरी गेट लाइन का फंक्शन कहते हैं। सर अगर ठीक है। स्पेस ना डालें? स्पेस ना डालें तो पूरा आएगा, ऐसे लिखा पूरा आएगा। लेकिन अगर स्पेस डालते हैं तो बी यानी एंड तक तो सारा कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे ही स्पेस शुरू होगी तो वो नहीं आएगा। तो अगर आप इस पूरे का पूरे को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इट इज बेटर टू यूज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड गेट लाइन फंक्शन। गेट लाइन में आपने करना क्या है, ये जो सी एन है ये आपने खत्म कर देना है। आपने जो स्टोर करवाना है वो गेट लाइन में स्टोर करवाना है, सी एन वाले फंक्शन में स्टोर नहीं करवाना। आपने गेट लाइन में स्टोर करवाना है। जब आप गेट लाइन लिखते हैं तो ये चूंकि फंक्शन है, ब्रैकेट शुरू होती है, ब्रैकेट में वो पूछेगा कि आप कहाँ पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं। आप इसमें स्टोर करवाना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं, इसलिए सी इन आएगा। और उसके बाद इस चीज को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो हम वो नेम को स्टोर करवाना चाह रहे थे तो हमने नेम लिख दिया। अब ये गेट लाइन सी इन नेम ये आ गया। द नेम ऑफ द कैंडिडेट इज, द नेम ऑफ द कैंडिडेट इज, और उसके बाद आप नेम लिखेंगे। इसको रन करेंगे तो आपके पास पूरे का पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, उसका सर नेम भी आएगा, उसका फर्स्ट नेम भी आएगा। सिर्फ गेट लाइन आपने इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें कि इसके नाम की लेंथ कितनी है, कितने कैरेक्टर्स हैं, स्पेसेस भी उसमें काउंट होंगे। और जब आप लेंथ की बात करते हैं तो काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करती है, जो C++ है, 1 से स्टार्ट नहीं करती। तो U को वो 0 लेगा, उसके बाद आपके पास ये गिनना शुरू कर देगा। तो अगर मैं वो डायरेक्ट उसकी लेंथ निकालना चाहूँ नाम की, तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट, यानी मैं लेंथ डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। The length of your name is, और आगे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जी नेम, सॉरी नेम साइज, नेम डॉट साइज, और इसके लगेंगी जी 2 ब्रैकेट्स क्योंकि ये फंक्शन है। नेम साइज आपने लिखा, इसके बाद हैंडल करते हैं सेमी कॉलन। तो ये आपको साथ ही बता देगा कि आपकी ये नाम की लेंथ कितनी है, 2, 4, 5, 10 जितने भी वर्ड्स हैं उतनी लेंथ है। यहाँ तक अगर किसी को नहीं समझ लगी तो आप पूछ लें, मैं दोबारा बता दूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले जी। सर ये जो आपने पढ़ाया है ये वाला, ये आप दोबारा समझा दें। जी ये जो आपने पढ़ाया है हाँ जी, आप दोबारा से समझा दें कि आपने जो डेडलाइन लिखा है ये किससे किया है। ये गेट लाइन उस वक्त यूज होती है कि जब आप डिस्प्ले कोई ऐसी चीज करवा रहे हैं या यूजर ने आपको कुछ ऐसी इनपुट दे दी जिसके अंदर स्पेसेस इंक्लूड हैं। जैसे ये हमारे पास हमने नाम इंट्रोड्यूस करवाया था और यूजर ने नाम लिखा उस्मान, उसके बाद उन्होंने स्पेस डाली और फिर लिखा बशीर। तो स्पेस से पहले पहले वाला तो आउटपुट आ जाएगी वैसे ही सादी गेट लाइन के बगैर। सी इन करेंगे और बाकी डिस्प्ले करवा देंगे नेम, तो वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेस के बाद वाला भी इंट्रोड्यूस डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, गेट लाइन को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो गेट लाइन जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसका सिंटैक्स है कि आपने लिखना क्या है कि आप स्टोरेज करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। हम चूंकि स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो सी इन है, और किस चीज़ को स्टोर करवाना चाह रहे हैं, हम नेम को स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो हमने नेम लिखा। जब आप इसको डेव C++ में लिखेंगे ना तो आपके साथ जब आप गेट लाइन लिखेंगे और ब्रैकेट डालेंगे तो नीचे आपको दे देता है, सजेस्ट कर देता है कि पहले ये चीज़ लिखें फिर कॉमा डालें और ये चीज़ लिखें, तो उससे आपको बेहतर पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप स्पेसेस के साथ यानी एक से ज़्यादा आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स को इकट्ठा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, तो तब आप क्या करेंगे, गेट लाइन के फिनोमेना को यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ओके जो सर। यूज़र डिफाइंड। यहाँ तक और किसी को अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो पूछ लें। इसके बाद लास्ट फंक्शन है और लास्ट फंक्शन जो है उसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। आज थोड़ी एक्सटेंसिव क्लास है, जो आपके नए टीचर हैं उनका बता दीजिएगा, अगर होगा मुझे नंबर भेज दीजिएगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर ये मैंने पूछना था कि ये एन एल जो है वो कभी कभार हम सी आउट के आगे जो है फंक्शन जो हम लिखते हैं उससे आगे हम एन एल लिखते हैं, कुछ में नहीं लिखते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिखना है या नहीं? जी मैं बता दूँ। अगर आपके पास आप सबसे पहले तो ये कि एंड एल यूज़ कहाँ पे,
एंड एल यूज होता है जब आप लाइन को एंड करके अगली लाइन पे आना चाहें आउटपुट की, ठीक है, सही। जब आप आउटपुट की बात करें तो आप एंड एल तब यूज करते हैं जब आप नीचे वाली लाइन के ऊपर कुछ लिखना चाहें। ये एंड एल हो गया। एंड एल को लिखने के दो तरीकाकार हैं, एक यानी लाइन को एंड करने के दो तरीकाकार हैं। एक ये मैंने जो एंड एल लिखा है ये, या फिर आप इसको बैक स्लैश एन के साथ भी कर सकते हैं, बैक स्लैश एन के साथ भी कर सकते हैं। आप बैक स्लैश एन कहाँ पे आता है? जब आपने एंड एल लिखना है तो उससे पहले आपने ये वाले दो जो हैं ये कैरेक्टर्स डालने हैं स्पेशल कैरेक्टर्स में, उसके बाद एंड एल लिखें। यानी मैंने नेम साइज लिखा, अब यहाँ पे मेरे पास नेम साइज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहीं पे बात करूं तो सॉरी ये उस्मान बशीर है, और इसके बाद क्या होगा, इसका नेम साइज इससे निचली वाली लाइन में क्या करेगा, क्योंकि मैंने ये डिस्प्ले करवाया हुआ था, एंड एल लिखा हुआ था, तो अब ये अगली लाइन में उसके नेम का साइज बताएगा, जो कि मेरे पास कितना बन रहा है, 11 बन रहा है, तो ये ऐसे डिस्प्ले करवाएगा। एक्सक्यूज मी सर। और जब इससे अगली बात करेंगे, एक सेकंड जी बस मैं लेता हूँ आपका कर्सर, तो आपका कर्सर जो है वो इससे अगली लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड एल लिखा हुआ। अब आपको लाइन एंड करने के दो तरीकाकार हैं, वो मैंने बताया कि एक है कि आपने ये जो नेम साइज लिखा, इसके बाद ये आप क्या है ये ब्रैकेट्स लगाएं, या ये जो भी साइन होते हैं ग्रेटर देन या लेस देन के जो साइन हैं ये दो लगाएं, और इनके बाद आप क्या कर लें, एंड एल लिख दें। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने तब करना है, आपने करना है जी बैक स्लैश एन डाल देनी है इसकी जगह, इसके बाद आप करेंगे बैक स्लैश एन, इसका मतलब भी सेम है। ओके सर, थैंक यू। जी बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जी, बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर वो मैंने ये पूछना था, मैंने गेट लाइन किया है लेकिन वो नेम जो है वो सिर्फ मतलब जो फर्स्ट नेम है वही शो हो रहा है, सर नेम शो नहीं हो रहा। अच्छा, मुझे आप ये भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट ना अपने प्रोग्राम की, तो आप भी आपको क्लास के बाद। जी सर वो ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, अगर हमने ये दोनों चीजें मतलब कि नेम भी और नेम का साइज भी एक ही प्रोग्राम में मतलब रिजल्ट के तौर पर लेना हो, फिर ये एक ही प्रोग्राम में आएगा। ये जो मैंने अभी लिखा है इसमें जी सर, इसी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा। आप ये कह रहे हैं कि एक ही लाइन में आ जाए? नहीं सर, वो एक लाइन में ना है, लेकिन शो करे मैंने ये दोनों प्रोग्राम जो है ना मतलब सेम प्रोग्राम में लिख कर रन किया है, तो सिर्फ वो नेम ही आ रहा है, साइज नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद आपको ना दोबारा प्रेस करना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ। श्योर सर। ये मैं आपको ना, हाँ जी, मैं आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसमें जहाँ जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। श्योर सर, ठीक है हाँ जी सर, थैंक यू। इसके अलावा बता दें जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इससे रिलेटेड। ठीक है जी, अब हम तीसरा और लास्ट प्रोग्राम जो है उसको शुरू करते हैं, और उसमें ये वाला दरमियान वाला मैं ख़त्म कर देता हूँ। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें आपको हर दफ़ा लिखनी पड़ती हैं, तो वो रिडंडेंट चीज़ें जो हैं वो वैसे के वैसे रहने देते हैं। अब हमारा प्रोग्राम है क्या? हमारा प्रोग्राम ये है कि एक है कोई भी स्टूडेंट, लाइक हम कह देते हैं जी उस्मान ही है, तो उस्मान कोई एक स्टूडेंट है, हमने क्या किया कि उसकी एज ली और डिस्प्ले करवाया कि उसकी एज ये है। हमने उस स्टूडेंट से उसका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद हमने उसकी एज पूछी, एज पूछने के बाद हमने उसको क्या किया, डिस्प्ले करवाया। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आप इस तरह से समझ लें कि एक स्टूडेंट है उस्मान और उनकी एज है 21। तो सबसे पहले अगर आप ये सिर्फ लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, सी आउट लिखेंगे, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे जी, देयर इज अ स्टूडेंट इन क्लास, या देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड उस्मान। इसके बाद मैंने क्या किया, लाइन को ख़त्म किया, सेमीकोलन लगाया, फिर मैं लिखता हूँ सी आउट ही इज 21 ईयर ओल्ड, यानी उसकी एज लिखना चाह रहे हैं, तो ही इज 21 ईयर ओल्ड। उसके बाद अगेन आपके पास क्या होगा, एंडल किया तो ये लाइन ख़त्म हो गई, यहाँ तक आ गई।
जी, उसके बाद हम ये लिखना चाह रहे हैं कि ही लाइक्स हिज नेम उस्मान, यानी वो अपने नाम को पसंद करता है। ठीक है जी, तो अगेन ये आएगा सी आउट दो इन्वर्टेड कॉमा, ही लाइक्स हिज नेम उस्मान, और अगेन आपके पास क्या होगा, एंड एल हमें कॉलम। एक चीज और लिखते हैं, बट कि वो उस्मान कहलाना तो पसंद करता है, लेकिन वो 21 साल का कहलाना पसंद नहीं करता। तो क्या लिखेंगे हम, बट ही डज नॉट लाइक टू बी 21 ईयर ओल्ड। ठीक है जी, जब आप इसको रन करेंगे तो ये ऐसे का ऐसे ही आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। There is a student named Usman. He is 21 year old. He likes his name Usman, but he does not like to be 21 year old. ये ऐसे का ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो ये इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। There is a student named Usman. उसके बाद नेक्स्ट लाइन, he is 21 year old. He likes his name Usman. The next line, but he does not like to be 21 year old. ये ऐसे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इसमें एज चेंज करें या नाम चेंज करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे उस्मान को ढूंढना पड़ेगा और फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। या मैं कहता हूं कि आप इसकी एज चेंज कर दें। फर्ज करें एक स्टूडेंट है उस्मान, उसकी एज है 21, अफाक है, इनकी एज है जी लेट्स सी 20, और कोई एक और स्टूडेंट है लाइक अली स्टूडेंट है कोई, उनकी एज है 24। तो हर किसी की एज भी अलग अलग है और उसका नाम भी अलग अलग है। तो जब भी आपको ये डिस्प्ले करवाना पड़ेगा तो या तो आपको हर दफ़ा जाके प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, या आप ये कर सकते हैं कि आप यूज़र से उसका नाम लें और उसकी एज लें। यानी आप वेरिएबल कोई दो डिसाइड कर लें, उन दो वेरिएबल्स को आप यूज़ करते जाएं। आपने यूज़र से उसका नाम लिया और उसकी एज ले ली। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि एंटर योर नेम, आपने लिखा जी अपना नाम अफाक। अब आपके पास यहाँ आपने नाम लिखा उस्मान, आपने नाम लिखा जी उस्मान। नेक्स्ट मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज योर एज, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी एज लिखेंगे, दैट इज बेसिकली 21। तो यूजर ने लिखा जी 21 मैंने स्टोर करवा दिया एज में, और नेम में मैंने स्टोर करवा दिया उस्मान। ठीक है जी, उस्मान मैंने स्टोर करवा दिया नेम में, जो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, अभी आपको समझ लग जाएगी। यहाँ स्टूडेंट नेम की बात करने, स्टूडेंट नेम में मैंने स्टोर करवा दिया जी उस्मान, और स्टूडेंट एज में मैंने स्टोर करवा दिया जो आपने 21 मुझे बताया है वो। अब मैं इसकी जब आउटपुट लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, और वो क्यों लिखेंगे, वो वेरिएबल इसलिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जब भी आप ट्रबल शूटिंग करते हैं किसी प्रोग्राम, लिखे हुए प्रोग्राम की, या आपने अल्टरेशन करनी हो या आपने लिवरेज प्रोवाइड करनी हो यूजर को, तो आप हमेशा वेरिएबल्स को यूज करते हैं, उसमें आप कांस्टेंट को अवॉइड करते हैं। तो जब आप वेरिएबल्स को यूज करते हैं तो लिवरेज बढ़ती है, इनपुट की भी और आउटपुट की भी। ठीक है जी, तो इसलिए आप वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली वेरिएबल से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। यहां तक आपको अगर समझ लग गई है तो बाकी बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं जब लिखूंगा तो आपको समझ लगती जाएगी। अगर इसमें किसी भी को कंफ्यूजन है क्वेश्चन समझने में, तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको पहले वो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम लिखता हूं। सर हमने सी इन क्यों नहीं लिखा इसमें, क्योंकि क्यों हमने नहीं यूज यूजर किया? से कोई चीज ली नहीं है, ठीक है, ओके, हमने स्टोर कुछ करवाया नहीं, अब करवाएंगे। ठीक ठीक। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले करता हूं दो वेरिएबल डिफाइन। पहला वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूं जो स्टूडेंट नेम, तो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग स्टूडेंट
नेम इकट्ठा लिखूंगा, क्योंकि वेरिएबल को अलग अलग स्पेस दे के लिखूंगा तो वो नहीं लेगा। फिर मैंने इंट्रोड्यूस करवाना है जी स्टूडेंट एज, तो वो मैं इंटीजर इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, क्योंकि 21 लिखेंगे 22 लिखेंगे, फ्लोट भी कर सकते हैं, फ्लोट वाला भी ठीक है। एंड सॉरी स्टूडेंट एज ये मैंने कर दिया क्लोज। ये हो गया जी मेरे पास दो क्या डिफाइन वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है आपके पास स्टूडेंट नेम, दूसरा वेरिएबल है स्टूडेंट की एज। ठीक है जी। अगर आप इसको फिक्स करना चाहें तो स्टूडेंट इज इक्वल टू नाम, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू उस्मान, उसका नाम लिख रहे हैं, स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 21 आप बोले। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यूजर से लेनी चाह रहा हूँ ये वैल्यूज। सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी सी आउट, और उसमें मैं लिखता हूँ कि प्लीज एंटर योर नेम, इतना लिखा मैंने। तो क्या करेगा जी, यूजर सबसे पहले अपना नाम एंटर करेगा, इसको मैं करवाता हूँ स्टोर। सी इन गेट की भी लगा सकते हैं, आपके पास गेट लाइन की भी आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मैंने अभी सिंपल एक का कर रहा हूँ, उस्मान का कर रहा हूँ, तो सी एन लिखा और मैंने स्टोर करवा दिया किसको, किसके अंदर, ये नेम के अंदर। जो भी उसने लिखा मैंने उसको नेम के अंदर स्टोर करवा दिया। और नेक्स्ट हम आ गए जी व्हाट इज योर एज। अब मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी एज क्या है। अब क्या होगा, जब ये रन होगा यहाँ तक, तो आपके पास वो नेक्स्ट लाइन में पूछेगा कि व्हाट इज योर एज। जो एज वो लिखेंगे, सॉरी ये आपने जो ऊपर डिफाइन किया हुआ है वो किया हुआ है स्टूडेंट नेम, तो आपको स्टूडेंट नेम ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो ये डिफाइन किया हुआ है ना ऊपर वेरिएबल, सेम वही लिखना, ये नहीं करना कि नीचे नेम लिखना। string student name is basically the variable we have defined just above writing the program, तो वही आप यहाँ पे लिखेंगे। What is your age, तो age को हमने किस में स्टोर करवाना है, CN। उसके बाद आप इसको स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो भी छोटा है स्टूडेंट एज के अंदर। अब ये दोनों चीजें उससे हमने ले भी ली यूजर से, और इनको क्या कर लिया, स्टोर भी कर लिया। अब हमने क्या करना है, यही चीजें डिस्प्ले करवानी है और लिवरेज रखनी है कि आपके पास चेंज होने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपने कुछ चेंज करना है तो आप सिर्फ वो चेंज करें तो आपके पास आउटपुट आती है। तो हम क्या करेंगे, ये सारा मैं कर देता हूँ जी रेस। डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो सी आउट यूज होगा। तो देयर इज अ स्टूडेंट नेम, और नेम के बाद स्पेस डालने हैं त्यातन, ताकि आपका वो अलग अलग डिफाइन हो। सॉरी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक आपके पास स्टार्ट में आएगा। देयर इज अ स्टूडेंट नेम, और नेम्ड के बाद हमने क्या करना है, नेम के बाद हमने करना है जी उसका नाम। वो नाम क्या है, वो हमने इसमें स्टोर करवाया तो इसको रिकॉल करना है। बैक स्पेस स्टूडेंट नेम, ठीक है जी। और इसके बाद मैं कर देता हूँ एंड एल, ये पहली लाइन खत्म हो गई। देयर इज अ स्टूडेंट नेम्ड, और आगे हमने जो भी उससे वैल्यू ली है यूजर से, वो आपको वो नाम डिस्प्ले करवाता है। ये आपने वेरिएबल रिकॉल किया। रिकॉल का मतलब दोबारा बुलाना। रिमेंबर होता है जब मौजूदगी में ना बुलाया जाए, वापस ना किया जाए। रिकॉल का मतलब होता है उस चीज को आप दोबारा रिमेम्बराइज करें। तो रिकॉल आपने किया, यहाँ पे रिकॉल करवाया। इसके बाद मैंने क्या लिखा था कि ही इज, वो कितना है, ही इज 21 ईयर ओल्ड हमने लिखा था। तो सी आउट वैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा ही इज, और आगे आप लिखेंगे ही इज के बाद आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी एज बतानी चाह रहे हैं। वो हमने किस में इंट्रोड्यूस करवाई है, तो हमने ये स्टूडेंट एज में करवाई। तो ही इज, अगर वो 21 एंट्री कर रहे हैं, जो भी एंट्री कर रहे हैं, वो आपके पास आ जाएगी। ही इज स्टूडेंट की एज आ जाएगी। और इसके बाद क्या करेंगे, ईयर ओल्ड लिखना चाह रहे हैं अंग्रेजी में, ही इज 21 ईयर ओल्ड। ही इज 21 ईयर ओल्ड। इसके बाद लाइन को एंड करना चाह रहे हैं तो एंड लाइन, और ये
अब इसके बाद हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि ही लाइक्स हिज नेम उस्मान, और फिर हमने करना था कि बट ही डज नॉट लाइक टू बी 21 ईयर ओल्ड। ही डज नॉट लाइक टू बी 21 ईयर ओल्ड, या अगर कोई और हो तो वो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ही लाइक्स हिज नेम और आगे नेम। तो सी आउट जो आप अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं वो ही लाइक्स हिज और आगे क्या है नेम, जो भी हो। लाइक्स हिज नेम क्या है उसका, वो है दी स्टूडेंट नेम। ही लाइक्स हिज नेम आगे लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, एंड लाइन किया, तो ये लाइन एंड होगी। फिर मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ बट ही डज नॉट लाइक, बट ही डज नॉट लाइक टू बी के बाद आना चाह रहा हूँ उसकी एज, तो वो किस में स्टोर करवाई थी, स्टूडेंट एज में। डज नॉट लाइक टू बी, स्टूडेंट की जो भी एज वो आपने डिफाइन की होगी, वो टू बी 21 ईयर ओल्ड लिखना चाह रहे हैं, तो वो आप अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ईयर ओल्ड, और इसके बाद क्या करेंगे जी, एंड लाइन सेमीकोलन, और इसको कर देंगे आप क्लोज। जब आप इसको रन करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा प्लीज एंटर योर नेम। वो नेम जो आप इंटर करेंगे वो स्टोर होगा इसके अंदर, स्टूडेंट नेम के अंदर। अगर मैं इसको रंग कोई और दूं तो ये आ गया। दूसरा वेरिएबल है स्टूडेंट की एज, इसको रंग कोई और दे देते हैं, इसको मैं लेट्स सी अगर ग्रीन कर दें, ठीक है जी। तो प्लीज एंटर योर नेम, द नेम यू जस्ट एंटर्ड विल बी स्टोर्ड, और वो सिंगल हो यानी स्पेस के बाद नहीं लिखना। प्लीज एंटर योर नेम दैट विल बी स्टोर्ड एंड स्टूडेंट नेम, तो वो यहाँ पे आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, जो रेड था वो आ गया। सीन यानी स्टोर हो गया स्टूडेंट नेम के अंदर। तो व्हाट इज योर एज, देन यू आर आस्किंग दैट यू हैव टू राइट योर एज, और एज आपकी कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो स्टूडेंट एज के अंदर आपके पास क्या हो जाएगी, जो स्टूडेंट एज का वेरिएबल है उसके अंदर आपके पास स्टोर हो जाएगी। देयर इज अ स्टूडेंट नेम, आप उसका नाम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इसके बाद, तो आप इसको रिकॉल करें जो स्टोर किया, वो नाम रिकॉल हो गया। उसके बाद ही इज 21 ईयर ओल्ड, यानी आप उसकी एज को रिकॉल करना चाह रहे हैं, तो ये उसकी एज जो है वो रिकॉल होगी, ईयर ओल्ड। ही लाइक्स हिज नेम, ही लाइक्स हिज नेम दैट इज, मतलब ये मैं वैसे लिख रहा हूँ, आप जो भी आपसे पूछा जाएगा वही लिखेंगे। तो दैट इज उसका नाम लिखना चाह रहे हैं, दोबारा रिकॉल करवाना चाह रहे हैं, तो ये नाम रिकॉल होगा। बट ही डज नॉट लाइक टू बी 21 ईयर ओल्ड, अगेन आप उसकी एज को अगर आप उसकी एज को रिकॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एज रिकॉल होगी, और एंड एल करेंगे तो आपके पास लाइन एंड होगी। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट यही आएगी, लेकिन ये भी वेरिएबल होगा, ये भी वेरिएबल